बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद उसैद रिहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद उसैद। लास्ट टाइम हमने डाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट किया और रेस्पिरेटरी जो हमारे पास डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थे वो मैंने कहा कि आपने एक दफ़ा उनको पढ़ लेना है। सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है मगर एमसीक्यूज उनके रिलेटेड, ये डिस्पेप्सिया के रिलेटेड, फूड पॉइजनिंग या ये बोtulism के रिलेटेड या एनोरेक्सिया नर्वोसा के रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहे हैं पास्ट में, आपने वो एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। अच्छा बच्चों, आज जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज बेसिकली क्या है? इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात होगी। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन जो हमने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ी, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, वेंटिलेशन भी कहते हैं, ब्रीदिंग भी कहते हैं और ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है वो रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो, एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हो। ऑर्गेनिज्म के लेवल पे मतलब क्या है? मतलब एक इंडिविजुअल जो है हवा से क्या ले, हवा से ऑक्सीजन ले और हवा को या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे। इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इट इज बेसिकली गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। यानी कि हम ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होती कैसे है और इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए जो हमारे में मौजूद हैं? बच्चों, ब्रीदिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए हमें एक गुड रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। यानी कि ब्लड के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में डिसॉल्व होके बाहर निकल जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और जो ऑक्सीजन हमारे पास आती है लंग्स में वो डिफ्यूज होके कहां चली जाती है? ब्लड के अंदर। अच्छा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस पढ़ें तो फर्स्ट वन इज इट शुड बी मॉइस्ट। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो गीली होनी चाहिए, डैम्प होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए। अगर तो वो हमारे पास ड्राई होगी तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म नहीं हो सकता। इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए। और म्यूकस गोबलेट सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट रहती है। नंबर टू, इट शुड बी परमिएबल। परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी है ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन आराम से होने दे। अगर वो नॉन परमिएबल होगी वो किसी भी गैस को गुजरने नहीं देगी अपने अंदर से, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। मगर ऐसा नहीं होता, हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरने देती है। नंबर थ्री, इट शुड बी थिन, ये पतली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो 2 सेल्स थिक है और इसका डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर या इससे भी कम होता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो आसानी से डिफ्यूज कर सकती है। नंबर फोर, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी अच्छी डिफ्यूजन होगी, उतना अच्छा ये रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होगा। गुड ब्लड सप्लाई, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेजा जाए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन आई है उसको जल्दी से जल्दी ब्लड के अंदर डिफ्यूज करवा दिया जाए। लास्ट वन, गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। वेंटिलेशन के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म रिक्वायर होता है जो कि हमें डिफ्यूजन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ये मैकेनिज्म है क्या? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जिसकी अमाउंट जो होगी या परसेंटेज हमारे पास एक्सटर्नल एयर के अंदर ज्यादा होगी जो लंग्स के अंदर मौजूद होगी, वो एक्सटर्नल एयर क्या करेगी? ऑक्सीजन जो उसमें एक्सटर्नल एयर में होगा वो जल्दी से जल्दी ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कम होगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसकी परसेंटेज ब्लड के अंदर ज्यादा है वो हमारे लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट मैकेनिज्म, और ये एक परफेक्ट मैकेनिज्म है ब्रीथिंग के होने के लिए। बच्चों, वो रेस्पिरेटरी सरफेस जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी उसको हम गुड रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, वो बहुत अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी। अगर हम ह्यूमन आरएस या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, यानी कि इंसान का सांस लेने का अगर हम निजाम देखें तो वो दो चीजों पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स या 2 ट्रैक्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। ये तीन चीजें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है। नॉस्ट्रिल क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल है ये दो नथने जिनकी मदद से हवा ने अंदर जाना है। ये नॉस्ट्रिल के आगे है हमारी नेजल कैविटी, उसके बाद नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है विच इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। अच्छा बच्चों, एक आपको ना इधर मैं डायग्राम से समझाता हूं कि होगा क्या। बच्चों होगा ये कि फॉर एग्जांपल ये रफ सी एक डायग्राम बनाता हूं कि ये है इंसान के दो नोस्ट्रिल्स या दो नथने जिनको हम कहते हैं। दो नोस्ट्रिल्स हैं जिनको एक बोन या दरमियान वाली ये बोन इनको सेपरेट करती है। ये दो नोस्ट्रिल्स हैं जिनकी मदद से हवा अंदर आएगी। जब हवा अंदर आएगी तो ये नेजल कैविटी में चली जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोस्ट्रिल्स की एनाटॉमी क्या है, नोस्ट्रिल किन किन स्ट्रक्चर से बना होता है। बच्चों नोस्ट्रिल्स जो है ना, ये जो दो नथने हैं, दे कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज से बने होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हवा भी होती है, इसके अंदर हेयर भी होते हैं, बाल भी होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है, वो म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि फिल्ट्रेशन की जा सके। हवा के अंदर जितने गंदे या डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए हवा से और हवा को प्योर किया जाए। इसका फंक्शन क्या है, नॉस्ट्रिल का फिल्ट्रेशन करता है एयर की, मॉइस्चरिंग ऑफ एयर, और इसके अगले की ब्लड की भी सप्लाई ज्यादा होती है, यानी कि ये वार्मिंग भी करता है। जो हवा आएगी उसको गर्म रखेगा तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। नंबर 2 नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ये है, आपने एक चीज याद रखनी है कि ये दो नेजल कैविटी है, दो नोस्ट्रिल दो नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के अंदर क्या होगा, नेजल कैविटी के अंदर बच्चों हमारे पास दो बोन्स होती है, यानी कि दोनों नेजल कैविटी में 4 बोन्स और एक नेजल कैविटी के अंदर कितनी बोन्स, 2 बोन्स। अब ये 2 बोन्स की मदद से क्या होगा, 2 बोन्स की मदद से जो एयर के पैसेज वे होगी जहां से हवा ने गुजरना है वो 3 हो जाएंगे, यानी कि एक नेजल कैविटी के अंदर 3 एयर के पैसेज वे। अगर आप देख सकें तो ये 2 रेड लाइंस का मतलब है 2 बोन्स, एक पैसेज वे, दूसरा पैसेज वे, तीसरा पैसेज वे। एक नेजल कैविटी के अंदर 3 पैसेज वेज हो जाएंगे और 2 नेजल कैविटी के अंदर 6 पैसेज वेज हो जाएंगे, यानी कि नेजल कैविटी की आगे डिवीजन होगी और दोनों नेजल कैविटी में 6 पैसेज वेज बन गए। किसकी मदद से, बोन्स की सेपरेशन की मदद से। अच्छा बच्चों 3 पैसेज वेज इन ईच एक नेजल कैविटी के अंदर। इसके अलावा इनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होगी जो म्यूकस सेक्रेट करेगी और सीलिएटेड एपिथेलियम भी होगी। सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स की भी एक लेयर होगी जो सीलिया सेक्रेट करेगी। इसकी मदद से क्या होगा, म्यूकस और सीलिया की मदद से फिल्ट्रेशन होगी एयर की, मॉइस्चरिंग ऑफ एयर होगी और दोबारा वार्मिंग ऑफ एयर, यानी कि सेम फंक्शन। अब जो एयर है हमारे पास वो प्योर हो चुकी है। अब एयर गुजरेगी फेरिंग्स के अंदर से। फेरिंग्स जो होता है उसकी 3 डिवीजन है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। ये मैंने लिखी है, नेजोफेरिंग्स पहला है, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लेरिंजोफेरिंग्स। इनको याद करने का तरीका है, आप NOL याद रख लें, NOL, उसके तीनों पार्ट या उसकी तीनों डिवीजन। इसके अलावा फेरिंग्स के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जो कि म्यूकस क्रिएट करेगी और जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको पकड़ लेगी और एयर जो है उसको प्योर कर दिया जाएगा। फेरिंग्स का फंक्शन ये है कि ये चैनलाइज करता है एयर को लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के अंदर ये एयर को चैनलाइज करेगा या भेज देगा। अच्छा बच्चों ये था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई एंड एयर सैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब शुरू होता है ना, आपने इस स्ट्रक्चर को गौर से देखना है। ये बच्चों बेसिकली लेरिंग्स है विच इज एसोफेगस जो होता है ना हमारे पास, एसोफेगस के वेंट्रल, यानी कि ये अगर एसोफेगस है तो उससे अगले हिस्से में या एसोफेगस से बिल्कुल आगे हमारे पास ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लेरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होगी जो म्यूकस सेक्रेट करेगी। इसके अलावा इसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं। लेरिंग्स की ओपनिंग को, यानी कि ये जो मैंने ओपनिंग बनाई है ब्लू कलर से ऐसे करके, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। और ये जो ओपनिंग के ऊपर मैंने ढक्कना सा बनाया है, लिड सा बनाया है,
विच इज एक्चुअली अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज विच सर्व्स एज अ लिड। इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। क्या है ये? फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है जो कि एयर को अंदर आने देता है। जब फूड आएगा तो ये ऐसे करके बंद हो जाएगा ताकि फूड इसके अंदर ना घुस सके। अच्छा बच्चों, लिरिंग्स या वॉइस बॉक्स इट इज एसोसिएटेड विद वॉइस प्रोडक्शन। ये आवाज की प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि जो हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है ये बेसिकली लिरिंग्स का फंक्शन है। आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है? लिरिंग्स में दो थिन एज स्ट्रेच्ड फाइब्रस बैंड होती है, यानी कि देयर आर टू थिन एज स्ट्रेच्ड फाइब्रस बैंड्स जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जैसे ही जो हवा होगी वो वोकल कॉर्ड में से गुजरेगी तो वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करेंगे। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस होगा। लिरिक्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। और इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेब की तरह का होता है। अच्छा बच्चों, ये तो था लिरिंग्स या वॉइस बॉक्स। इसके बाद जो एयर थी वो हमारे पास आ गई ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 15 टू 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है जी लंबाई इसकी? 15 टू 20 सेंटीमीटर। और इट इज वेंट्रल टू एसोफेगस, यानी कि एसोफेगस से आगे पाया जाता है। एसोफेगस के वेंट्रल है, वेंट्रल टू एसोफेगस। अच्छा जी, ट्रैकिया के अंदर क्या होगा? ट्रैकिया के अंदर 15 से 20 नंबर याद रखने हैं। ट्रैकिया के अंदर 15 टू 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। क्या? 15 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी की तरह की इनकी शक्ल होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये ट्रैकिया को खुला रखता है। अगर ये कार्टिलेजिन ना हो तो ट्रैकिया बंद हो जाएगी या कोलैप्स कर देगी और हवा जो है वो गुजर नहीं सकेगी और बंदे की डेथ हो जाएगी। यानी कि इन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का जो फंक्शन है वो ये है कि एयर के पैसेजवे को ओपन रखा जाए, ट्रैकिया को कोलैप्स ना करने दिया जाए। तो 15 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे। कितने? 15 टू 20। अच्छा, इसके अलावा सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होगी जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती रहेगी और एयर को मॉइस्चर करेगी। बच्चों, ट्रैकिया भी एक एयर पैसेजवे है और ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि जो एयर है उसको फिल्टर करेगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास ट्रैकिया से आगे शुरू हुई दो ब्रोंकाई, यानी कि जो एयर पैसेजवे का ट्रैकिया था हमारे पास जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, वो दो ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई कहते हैं प्लूरल को, इसका जो सिंगुलर है वो है ब्रोंकस। दो ब्रोंकस के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होगी। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकस का अपर पार्ट जो है उसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे डिवाइड करती रहती है सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर वो डिवाइड करती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एट द एंड हमारे पास डिवीजन से एल्वियोलाई और एयर सैक बन जाती है। वो कैसे देखते हैं हम? प्राइमरी ब्रोंकाई आगे, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर भी यही सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होंगे जो कि इसको कोलैप्स नहीं करने देंगे। ये जो ब्रोंकाई है ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जो म्यूकस प्रोड्यूस करेगी और ये सिलिएटेड होती है, यानी कि इसके अंदर भी सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स मौजूद होंगे। अच्छा बच्चों, ये जो है ना ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। क्या बात याद रखनी है? निशानी क्या याद रखनी है? इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे। बच्चों, प्राइमरी ब्रोंकाई ने किया डिवाइड और वो कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर या सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर। अगर सिंगुलर कहें हम, सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स इरेगुलर प्लेट्स या इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अब वो जो कार्टिलेज थे वो सी शेप में रहे, उनकी शेप इरेगुलर हो गई है। इसके अलावा इनका साइज भी छोटा हो गया। और क्या हुआ? इधर म्यूकस मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी और सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स भी पाई जाएंगे। ये भी बात याद रखना। अच्छा बच्चों, एंड पे सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। टर्शियरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सॉरी, इसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ना हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई का साइज जब 1 मिलीमीटर या इससे कम हो जाए उसका डायामीटर,
ब्रोंकाई का डायमीटर जब 1 मिलीमीटर या इससे भी कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्या होता है, इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम होगा, इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होते। ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज खत्म हो गए, जो इरेगुलर कार्टिलेजेस थे वो भी खत्म हो गए। अब ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, कोई कार्टिलेजेस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये स्मूथ मसल्स पे कंप्राइज करती है। अच्छा, डायमीटर 1 मिलीमीटर और लेस होगा। इसके बाद बच्चों टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट आएगी, एक डक्ट आएगी जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट कंप्राइज करेगी ब्लड कैपिलरीज के ऊपर, और एक लिपोप्रोटीन होगा यहां जिसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं। सरफेक्टेंट एल्वियोलर डक्ट के अंदर लगा होगा ताकि सरफेस टेंशन को कम किया जाए और जो एल्वियोलर डक्ट है वो कोलैप्स ना कर सके, वापस में मिल ना जाए। अच्छा बच्चों, ये ब्लड कैपिलरीज और सरफेक्टेंट एल्वियोलर डक्ट के अंदर मौजूद होंगे, और एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलर जो है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स है, जबकि जो एयर सैक है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो ब्रोंकाइज थी और ब्रोंक्यूल्स थी, इनका फंक्शन एक ही है, यानी कि ये एयर पैसेज में मदद करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं एयर की, और मॉइस्चरिंग ऑफ एयर करते हैं। जबकि एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई ये दोनों गैसियस एक्सचेंज करते हैं। यानी कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसियस एक्सचेंज सिर्फ 2 जगहों पर होगी, ये बात याद रखनी है। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होगी, इसके अलावा कहीं भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होनी, गैसेस सिर्फ यहीं से एक्सचेंज करेंगे। एल्वियोलाई को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है कि गैसेस यहीं से एक्सचेंज होंगी। एल्वियोलाई से आगे हमारे पास एयर सैक बनते हैं। एयर सैक जब आप इसको डीपली ऑब्जर्व करें, इसकी फिजियोलॉजी देखें, इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, तो आपको पता लगेगा कि एयर सैक वो स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट एवर स्ट्रक्चर, जिसका फंक्शनल यूनिट है लंग का। वहां से बेसिकली बच्चों गैसेस एक्सचेंज होती है। अच्छा, ये था हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इन चीजों पे कंप्राइज करता है। फिर हम आगे देखेंगे लंग्स क्या है, हमारे फेफड़े क्या हैं। लंग्स आर बच्चों बेसिकली प्रिंसिपल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। अगर आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, तो आपने कहना है लंग्स आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इनकी मदद से रेस्पिरेशन का सारा फिनोमेना होता है। नंबर 2, दे आर कॉनिकल शेप। ये कॉनिकल शेप होते हैं। कॉनिकल शेप का मतलब है कि कॉनिकल फ्लास्क अगर आपने देखी हो केमिस्ट्री की लैब में, तो वो भी कुछ इस तरह की होती है, जिस तरह का ये लंग्स है। बच्चों, इसके अलावा लंग्स के नीचे क्या होगा, लंग्स के नीचे स्केलेटल मसल्स का एक स्ट्रक्चर होगा, एक शीट होगी स्केलेटल मसल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। ये जो मैंने बच्चों रेड से बनाया ना, रेड से, इसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम के बारे में 2-3 बातें मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है, स्केलेटल मसल की एक शीट है जो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी पे मौजूद है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। लंग्स जो है वो चेस्ट या थोरैसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं और इनको रिब्स के अंदर बंद होते हैं। यानी कि जो हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, इनके अंदर लंग्स को क्या किया जाता है, महफूज किया जाता है, ताकि इनको कोई चोट ना पहुंचे। इनको चोट पहुंची तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म नहीं हो सकेगा। अच्छा बच्चों, कॉनिकल शेप्ड होते हैं। ये कहते हैं लंग्स का अपेक्स, अपेक्स ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स का टॉप ये है, इसको कहते हैं बेस ऑफ लंग्स। जो बेस ऑफ लंग्स होगी ना, बेस ऑफ लंग्स के साथ ये डायाफ्राम पाई जाएगी, मगर जो अपेक्स ऑफ लंग्स होगा वो क्लेविकल के साथ होगा। ये क्लेविकल, ये हमारी क्लेविकल बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। जो बच्चों ये अपेक्स है ना लंग्स का, ये क्लेविकल के आसपास मौजूद होता है। क्लेविकल के आसपास, ब्यूटी बोन के आसपास क्या होगा, अपेक्स ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स का टॉप वाला हिस्सा। अच्छा बच्चों, लंग्स जो होते हैं वो अनइक्वल इन साइज होते हैं, यानी कि जो राइट लंग होगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो लेफ्ट लंग होगा वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अलावा लेफ्ट लंग जो होगा उसके 2 लोब्स होंगे, राइट लंग जो होगा उसके 3 लोब्स होंगे। राइट लंग इसलिए बड़ा होता है, उसके 3 लोब्स होते हैं। 3 लोब कौन से, सुपीरियर लोब, मीडियम लोब, इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। अच्छा बच्चों, हाइलम एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है, यानी कि ये जगह जहां से ब्रोंकाई एंटर हो रहे हैं लंग्स के अंदर,
इसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम हाइलम क्या है? ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है जहां से ब्रोंकाई और एयर पैसेजवे के स्ट्रक्चर या ब्लड कैपिलरीज लंग्स के अंदर एंटर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा लंग्स जो हैं, अगर आप ये ब्लैक कलर से देखें तो लंग्स को एक कैविटी ने सराउंड किया हुआ है, एक डबल मेम्ब्रेनस कैविटी है जिसने सराउंड किया हुआ है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच सराउंड्स लंग, और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ लंग्स के अंदर हेल्प आउट करेगा। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया लंग्स का स्ट्रक्चर। अब हम एयर को दोबारा एक दफा देखते हैं कि एयर कहां से आएगी। एयर बच्चों आई हमारे पास फेरिंग से, फेरिंग से आई लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स को एडम्स एप्पल कहा जाता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सेब की तरह दिखेगा, इसलिए इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये जो आपको सर्कल सा नजर आ रहा है, ये बेसिकली वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि टू थिन एज फाइब्रस बैंड्स हैं। नीचे को एक आपको विंड पाइप नजर आएगी जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया के अंदर रेड कलर के सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग हैं। ट्रैकिया डिवाइड हुए ब्रोंकस के अंदर, दो ब्रोंकस के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर, दो ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हुए। दोनों ब्रोंकस हाइलम से जो कि ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन थी उसके जरिए दोनों लंग्स के अंदर एंटर हुए। राइट लंग को देखा जाए तो इसके 3 लोब थे, लेफ्ट लंग को देखा जाए तो 2 लोब थे। इसके अलावा प्लूरा एक मेम्ब्रेन थी जिसने इनको सराउंड किया हुआ है, ये ब्लैक कलर से। बच्चों जो दो लंग्स के दरमियान की जगह है ना, दरमियान की जगह, इसको हम मीडियास्टाइनम कहते हैं। मीडियास्टाइनम वो जगह है जहां पे हमारा दिल मौजूद होता है, हमारा हार्ट मौजूद होता है। ये है मीडियास्टाइनम, दो लंग्स के दरमियानी जगह, यहां पर हार्ट मौजूद होगा। अच्छा बच्चों, हुआ क्या? हुआ ये कि जो हवा थी हमारे पास वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर दाखिल हुई। ब्रोंक्यूल्स के अंदर दाखिल होने के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर आई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद हवा जो है वो एक डक्ट के अंदर आई जिसको एल्वियोलर डक्ट कहा गया। एल्वियोलर डक्ट से हवा फिर इन स्ट्रक्चर्स के अंदर गई। ये जो आपको गोल से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर होते हैं सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। बच्चों एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट को मिलाकर एयर सैक कहा जाता है विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये आपने पॉइंट याद रखना है, एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल यूनिट है और जो फंक्शनल यूनिट है वो एयर सैक है। एयर सैक कंप्राइजेस ऑफ एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। एल्वियोलाई को बच्चों बड़ा किया तो हमें पता चला कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स थे। ये जो ब्लैक कलर के बनाए हुए हैं ना, मैं आपको बताता हूं, ये जो ब्लैक कलर के बनाए हैं इनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स। और ये जो मैं रेड से बनाए हुए हैं अंदर, ये है सरफेक्टेंट विच इज बेसिकली लिपोप्रोटीन। ये है वो सरफेक्टेंट और ये रिलीज कौन करता है? एपिथेलियल सेल्स। इसके साथ ही इस रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ ही ब्लड की एक हमारे पास क्या मौजूद होगी? वेसल मौजूद होगी। अब ब्लड वेसल इज प्रेजेंट। इस ब्लड वेसल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करेगी एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी ब्लड के अंदर। ये है बेसिकली वो मैकेनिज्म जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अच्छा बच्चों, क्या होगा? सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होगा ये एपिथेलियल सेल्स की वजह से। सरफेक्टेंट क्या है? सरफेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स। एल्वियोलाई के एपिथेलियम सेल्स जो है वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। सरफेक्टेंट क्या होता है? इट इज बेसिकली लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन होते हैं। इसके अलावा ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि एल्वियोलाई को ना ये पिचकने नहीं देते। अगर तो सरफेस टेंशन रिड्यूस ना हो, ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस ना हो, तो एल्वियोलाई जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और कोई रेस्पिरेशन नहीं हो सकेगी, कोई ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकेगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए बच्चों सरफेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है टू रिड्यूस सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई। अगर तो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस ना हो, जैसा कि हमारे पास आरडीएस के अंदर होता है, एब्सेंस ऑफ सरफेक्टेंट लीड्स टू अ डिजीज विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस सिंड्रोम उन इन्फेंट्स के अंदर होता है, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर होता है जिनकी जो हमल की जो उम्र हो या जेस्टेशन एज हो वो लेस देन 7 मंथ्स होती है। यानी कि 7 महीने या 7 महीने से पहले अगर एक बच्चा
पैदा हो जाए हमारे पास, उसकी डिलीवरी हो जाए, तो उसके अंदर सरफेक्टेंट नहीं होगा, सरफेक्टेंट नहीं होगा, तो उसको जो डिजीज होती है उसको हम आरडीएस या रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी मदद से उसकी एल्वियोलाई पिचक भी सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। मगर डॉक्टर्स उसको लिपोप्रोटीन का एक इंजेक्शन देते हैं एल्वियोलाई के अंदर, ताकि उधर लिपोप्रोटीन प्रोड्यूस हो सके। अच्छा बच्चों, ये तो थी कि लिपोप्रोटीन प्रोड्यूस हुआ और उसने क्या किया, उसने सरफेस टेंशन को रिड्यूस किया। आपको जाते हुए मैं डायाफ्राम के बारे में कुछ बातें बताता जाऊं। डायाफ्राम जो है ना बच्चों हमारे पास, इसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है। डायाफ्राम के बारे में बातें ये याद रखनी है कि हमारी बॉडी का वाहिद ये मसल है, वाहिद मसल है जो कि स्केलेटल भी है। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बेसिकली वो हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, यानी कि वॉलंटरी होते हैं। मगर डायाफ्राम वाहिद स्केलेटल मसल है जो कि इनवॉलंटरी है, यानी कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। कौन? ये डायाफ्राम। फिर इसको कंट्रोल कौन करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय फेरेनिक नर्व। इसको फेरेनिक नर्व कंट्रोल करती है जो दिमाग से आती है, यानी कि ये इनवॉलंटरी है फंक्शन में, स्केलेटल मसल का बना हुआ है मगर इनवॉलंटरी है। इसको कंट्रोल कौन करता है? फेरेनिक नर्व। बच्चों आज तो हमने पढ़ा कि लंग्स के अंदर क्या है और थोड़ी सी हमने एनाटॉमी देखी किसकी? एल्वियोलाई की, और देखा कि सरफेक्टेंट क्या है, और ब्लड की जो ये हमारे पास वेसल आई थी जिसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स थे, उसको देखा हमने कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा और सरफेक्टेंट का क्या रोल है। बच्चों नेक्स्ट टाइम हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ रोल्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।